हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 112 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। The first ever digital unified global geological map of the moon was released recently by। तो हाल ही में एक यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून रिलीज किया गया, मून का एक जियोलॉजिकल मैप। तो किसने रिलीज किया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे एंड नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन तीनों एजेंसियों ने यानी कि तीनों संस्थाओं ने मिलकर ये मैप यानी जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून रिलीज किया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 11th पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग। तो 11वां जो पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग हुआ था तो उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द यूएई होस्ट द 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग एंड को चेयर्ड बाय जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। यानी यूएई ने इस जो 11वां हमारा पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हुआ था इसकी मेजबानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया था और इसको जो 2 अलग कंट्रीज ने चेयर किया था वो थी जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, ब्रिटेन। तो सेकंड ऑप्शन है द डायलॉग हैज बीन होस्टेड बाय द जर्मनी सिंस 2010 टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन। तो जो डायलॉग है यानी कि जो 11th पीटर्सबर्ग वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग है इसको 2010 से ही जर्मनी होस्ट करता आ रहा है ताकि एक ये जो फोरम है हमारा उसको एक इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन उस पर हो सके। लास्ट स्टेटमेंट है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, यानी इंडिया ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा लिया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 3 ओनली, पहला वाला गलत है। 11th and first ever virtual Petersburg climate dialogue was recently held on April 2020। यानी पहली बार इसको 2000 अभी हाल ही में जो 11वां जो पीटर्सबर्ग था इसको हाल ही में अप्रैल 2020 में शुरू किया गया हुआ था और जो उसको चेयर किया था वो थी जर्मनी ने इसको चेयर किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ही वॉज बोर्न इन टू एरिस्टोक्रेसी एट किलीमन्नूर इन द erstwhile ट्रावेंकोर स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे केरला एंड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स रॉयल फैमिली। तो ये एक व्यक्ति है, उनकी छवि के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है जिसमें पहला ये कह रहा था कि ये एक एरिस्टोक्रेसी यानी कि एक जो 3 हुआ करती थी हमारी किंग, क्लर्जी यानी कि प्रिस्ट और एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो पैसे वाले लोग थे, रिच पीपल्स। तो उनके परिवार में इन्होंने जन्म लिया, ट्रावेंकोर में जन्म लिया केरला में, और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। सेकंड है इन 1904 द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अवॉर्डेड वर्मा विद द कैसरे हिंद गोल्ड मेडल। तो 1904 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको वर्मा दिया था और एक टाइटल दिया था कैसरे हिंद का गोल्ड मेडल के साथ। थर्ड है हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड दमयंती टॉकिंग टू सॉन, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, नायर लेडी अडोरिंग हर हेयर एंड शांतनु एंड मत्स्य गंधा। तो इनके जो कुछ फेमस वर्क है, जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, तो उनके कुछ प्रमुख जो उनकी लिखे लेख हैं कुछ ये है। लास्ट स्टेटमेंट है इन 2013 अ कार्टर ऑन द
planet Mercury was named in his honor. तो एक लास्ट ईयर एक क्रिएटर था, क्रेटर मरकरी प्लैनेट पे, तो उनमें उसको इनका नाम दिया गया था इनके सम्मान में। तो आपको बताना है कि ये किसका डिस्क्रिप्शन है, किसके बारे में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो इसका सही आंसर है ए, रवि वर्मा। तो रवि वर्मा के बारे में ये बताया जा रहा है और 2013 में ये ऐसा हुआ था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक स्टेटमेंट दिया हुआ यूएस कमीशन, तो इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज एन इंडिपेंडेंट हिपार्टीसियन यूएस गवर्नमेंट advisory body which monitor religious freedom abroad and makes policy recommendation। तो एक स्वतंत्र विभाग है यूएस गवर्नमेंट के अंदर में, जो कि एडवाइजरी बॉडी भी कहा जाता है। ये जो रिलीजियस फ्रीडम होता है, जो हमारे धर्मों से जुड़ी आज़ादी होती है, उसका देखता है और उसको देखते हुए कई सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रिकमेंड करता है। सेकेंड है इट कैटेगराइज्ड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ऑन रिलीजियस फ्रीडम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2004। तो ये इंडिया को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखता है और रिलीजियस फ्रीडम पे 2004 से ही इंडिया को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम aimed at increasing enrollment, retention and attendance of students in school। तो ये एक केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर और सेक्टर ये 2 स्कीम होते हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, एक सेंट्रली सेक्टर्ड होते हैं। तो स्पॉन्सर का मतलब होता है कि केंद्र सरकार स्पॉन्सर करती है, यानी कुछ ही पैसा देती है, बाकी पैसा राज्य सरकार लगाती है। जबकि अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसका मतलब होता है कि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देता है। तो मिड डे मील के संदर्भ में कह रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको रिटेंशन एंड अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल के लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में ही रखा जा सके। रखा जा सके का मतलब है कि उनको स्कूल की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि वो स्कूल आके भागे नहीं और उनकी अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसलिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। Second, the scheme comes under the Department of School Education and Literacy, under the Ministry of Human Resource and Development। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर जो हमारे मानव विकास संसाधन जो है, तो उस मिनिस्ट्री के अंदर, इस मंत्रालय के अंदर आता है। लास्ट है द स्कीम कवर ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड ऑल्सो मदरसा मकतब्स सपोर्टेड अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। तो इस स्कीम में सारे सरकारी या सरकारी जो अर्ध सरकारी जिनको बोलते हैं एडेड स्कूल्स, वो भी इसमें आते हैं। साथ ही साथ मदरसा और मकतब्स भी इनमें आते हैं अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिड डे मील के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यूनियन गवर्नमेंट में हाल ही में लगभग 11% बढ़ोतरी की है एनुअल सेंट्रल एलोकेशन में, यानी जो पैसा दिया जाता है इस स्कीम में, उसमें 11% की बढ़ोतरी की है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। तो ये एक रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो कौन रिलीज करता है आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। इंडिया एक अकेला ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस यानी बाहर से कमाने वाले जो लोग पैसा कमा के भेजते हैं उसको रेमिटांसेस बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिसीव करता है इंडिया, लगभग 79 बिलियन 2018 में किया था अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकालते हैं इसके अंडर ये हमें बातें पता चली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे सवाल और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये अभी आप जैसा देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाहर से भी लोग इंडिया में वापस आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डेडलाइन टू रोल आउट the one nation one ration card system. With reference to the power of central government to issue deadlines, consider the following statement. हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया है, एक डेडलाइन भी दी है वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए। तो उस संदर्भ में केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी पावर होती हैं डेडलाइंस के कंटेक्स्ट में, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए, पहला वाला, Constitutions of India empowered the central government to issue any direction to the state under the Article 257 of the Indian Constitution। यानी संविधान में इंडिया केंद्र सरकारों को एक अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है अंडर आर्टिकल 257। सेकेंड है, इन वायलेशन ऑफ सच डेडलाइंस बाय अ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट Precedent rule can be imposed on that state only based on the report of governor of that state। अगर किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो, अगर केंद्र सरकार की उस डेडलाइन की अवहेलना करता है, यानी कि उसको वायलेट करता है, नहीं मानता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट या जो भी पार्लियामेंट है बेसिकली, या फिर राष्ट्रपति भी करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा सकता है गवर्नर के रिपोर्ट के बेसिस पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही गलत है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम डज नॉट कम अंडर द आर्टिकल 257, यानी ये जो स्कीम है ये 257 के अंडर नहीं आता है। Article 65 says that where any state has failed to comply with or give effect to any direction given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provision of the Constitution, it shall be lawful for the President to hold that the situation has arisen which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution, but consent of governor is not necessary needed। कहने का मतलब जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट था, तो अगर कोई भी जैसे कि राज्य सरकार है, अगर वो बात नहीं मानता है, यानी अगर वो केंद्र सरकार के डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं करता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कंसेंट ऑफ जो गवर्नर है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ऐसा नहीं कि गवर्नर के रिपोर्ट पे ही होगा, बिना गवर्नमेंट के रिपोर्ट पे भी राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज ओन यूनानिमस सपोर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द 55 मेंबर एशिया पैसिफिक ग्रुप एट द यूएन इन सपोर्ट ऑफ इट्स बिड for a non-permanent seat at the UNSC for 2-year terms in 2021-2020. Which of the following statements shall be true if India becomes non-permanent members of UNSC with support from 2/3 members of UNG and UNSC? तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हाल ही में अलग जो हमारे एशिया पैसिफिक कंट्रीज के ग्रुप है उनसे गुहार लगा रहा है कि उनको लगभग 2 साल के लिए एक नॉन परमानेंट सीट दी जाए यूएनएससी में। तो उसको लाने के लिए उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि
कौन सा स्टेटमेंट सही है कि अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो उससे इसको क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला है इंडिया कैन डिक्लेयर एनी टेररिस्ट एज अ यूएन ग्लोबल टेररिस्ट इवन विदाउट द सपोर्ट ऑफ P5 कंट्रीज, यानी कि इंडिया किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को यूएन ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे घोषित कर सकता है बिना P5 कंट्रीज। P5 कंट्रीज का मतलब होता है परमानेंट 5 कंट्रीज जो हमारी यूएनएससी में है, तो उनकी सपोर्ट के बिना ये इंडिया खुद से डिक्लेयर कर सकता है। सेकेंड है इंडिया कैन बी ऑटोमेटिकली इलेक्टेड एज अ मेंबर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी डिस्पाइट द रेजिस्टेंस फ्रॉम चाइना। कहने का मतलब है इंडिया ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो सकता है परमानेंट मेंबर के लिए बिना चाइना चाहे जितना भी उसके विद्रोह करें। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। यूएनएससी कमिटी 1262 currently comprises all 15 members of the UNSC and makes it decision by consensus, so all P5 countries have to agree to declare any terrorist as a UN global terrorist। यानी इसके टेम्पोररी मेंबर बनने के बाद इंडिया के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि खुद से बिना P5 जो परमानेंट 5 कंट्रीज है उनके बिना सपोर्ट के खुद से डिक्लेयर कर सके। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। लास्ट है देयर आर नो पैरामीटर्स इन द यूएनएससी फॉर कंसीडरिंग द कंट्रीज फॉर परमानेंट मेंबरशिप। तो कोई पैरामीटर, कोई लिस्ट नहीं है कि जिसके बिहाफ पे किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में दिया जा सके। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम Parliament was in session, there was an attack by the terrorist on the railway station in Mumbai and killed policemen as well as common people. The appropriate tools to raise the issue in Lok Sabha is। तो जब पार्लियामेंट सेशन में था तो उस समय एक टेररिस्ट अटैक हुआ था रेलवे स्टेशन मुंबई पे। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से हथियार, हथकंडे हैं जो कि लोकसभा में प्रेजेंट करके इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। पहला है क्लोजर मोशन, सेकंड है कॉलिंग अटेंशन मोशन, थर्ड है डिस्कशन अंडर रूल 377 और फोर्थ है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो उसका सही आंसर है बी, 2 and 4 ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड वाला गलत है। फर्स्ट जो क्लोजर मोशन होता है ये इसमें डिबेट में भी ब्रॉट टू एन एंड बाय ए मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द हाउस। ये क्लोजर मोशन का मतलब ही होता है क्लोज करना। कोई मोशन प्रेजेंट हुआ है तो उसको मेजॉरिटी, हाउस के मेजॉरिटी से वोटिंग करा के और फिर उस मैटर को क्लोज किया जाता है। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है आपको पता है कि अर्जेंट जो मैटर होता है उसके लिए मोशन लाया जाता है। जो रूल 377 है इसमें मेंबर आर अलाउड टू रेज मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज्ड अंडर एनी अदर रूल। कहने का मतलब है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इसमें उन मुद्दों को ला सकते हैं जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं है, यानी कि सीरियल में अवेलेबल नहीं है, बट वो किसी अलग रूल में भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे मैटर्स को अंडर रूल 377 के अंदर लाया जा सकता है। लास्ट द मैटर इज अर्जेंट एंड इज ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो उस समय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। CSS के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक स्कीम इवन फॉर सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि केंद्र सरकार उन सभी मुद्दों पे कानून बना सकता है जो कि राज्य सरकार की सूची में मौजूद हो। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है लेकिन CSS एग्जिस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एग्रीकल्चर के लिए मौजूद है, जैसे MSP वगैरह हुए आपके, मंडी वगैरह हुआ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हुआ। तो इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार केंद्र सरकार को
दिया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 111, तो जो उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो जीएस टेस्ट पेपर 111 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ये था कि रिसेंटली व्हाट नेम इज अ साइक्लोन स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल खाड़ी में हाल ही में साइक्लोन आए थे उसका क्या नाम था। तो उसका सही आंसर है डी, अम्फान। ये हाल ही में आया हुआ साइक्लोन है, आप सबको याद होगा। तो चलिए जाने से पहले आपको आज का जीएस टेस्ट पेपर 112 का क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे टुक द सीट एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कितने कैंडिडेट्स ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेते हुए, जो कि उद्धव ठाकरे जी हैं, तो उनको लेते हुए कितने सीट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी हुए हैं, मतलब कैंडिडेट्स के। तो आपके ऑप्शन है A 9, B 8, C 7 या D 6। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।